बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुर्रहमान और लैंड होल्डर्स के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज हम डिस्कस करेंगे बजट 2025 को, जो कि आज ही अनाउंस हुआ है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, बहुत अच्छी खबरें हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, हाउसिंग के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ चौधरी साहब, जो कि टैक्स के एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। बहुत बड़ा वसी इनका एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के अंदर और टैक्स अमूर के ऊपर। सो आज हम इनकी राय लेंगे और इनसे पूछेंगे कि इस बजट के अंदर क्या क्या अनाउंस किया गया और कैसे ये आने वाले दिनों में रियल एस्टेट को और इस पूरे सेक्टर को अपलिफ्ट करने जा रहा है। सो आसिफ साहब, सबसे पहले आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थोड़ा सा प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपसे करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच अब्दुर्रहमान साहब। आज आपने मुझे दावत दी और मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश की। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और मेरी टैक्सेशन में पीएचडी है और अक्सर आप मेरी वीडियोस देखते रहते होंगे टैक्स लॉज के रिलेटेड, के जो टैक्सेशन में तब्दीलियां आ रही हैं या लॉ में कोई चेंजेस आ रही हैं वो सारी मैं शेयर करता रहता हूं। मेरा मकसद है कि अवेयरनेस दूं मैं अपनी पॉपुलेशन को, सारे लोगों को वो टैक्स को जान लें कि टैक्स क्या चीज़ है। क्योंकि मैं अक्सर एक फ़िक्रा यूज़ करता हूँ बेंजामिन फ्रैंकलिन का, कि इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज सर्टन एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। तो टैक्सेस ऐसे ही सर्टन है जिस तरह से डेथ है। तो मेरा मकसद सिर्फ अवेयरनेस देना है और मैं अवेयरनेस देता हूँ, आप जानते भी हैं, और इंशाल्लाह ताहयात देता रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पीएचडी है टैक्सेशन में और इसके अलावा मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे अदारों में एफबीआर के ऑफिसर्स को और स्टूडेंट्स को टैक्सेशन पढ़ाता भी हूँ। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन करवाने का। अब मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि इस बजट के अंदर जो आज अनाउंस हुआ है गरीब आवाम के लिए रियल एस्टेट में क्या है? जी अब्दुर्रहमान साहब, आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और आज मैं कहूँगा जैसे हम पिछले 3 दिन से ईद मुबारक कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये इतना बैलेंस और ज़बरदस्त बजट है कि मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा बजट है। सब तबका, सब मकतबा फ़िक्र का इसमें ख्याल रखा गया और स्पेशली रियल एस्टेट के जो लोग हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा गया। मैं पिछले साल से या उससे भी ज़्यादा मार्केट को देख रहा हूँ, जो ऑफिस बड़े ज़बरदस्त चल रहे थे, दफ्तर भरे हुए थे, बहुत सारे बच्चों को रोज़गार मिला हुआ था, वो डे एंड नाइट करके काम अपना माशाल्लाह अच्छा रोज़गार कमा रहे थे। वो सारे तकरीबन काम बंद होने की वजह से बेरोज़गार हो गए और इस बेरोज़गार होने की वजह से बहुत से घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। तो मैं इस बात पे अब्दुर्रहमान साहब स्पेशल मुबारकबाद देता हूँ कि ये आपके ऑफिस की इंशाल्लाह रौनकें अब फिर बहाल हो जाएंगी। और प्रॉपर्टी में क्या स्पेशलिटी इसमें आई, आपको पता है कि जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने जाते थे तो जो 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी थी उस पे फाइलर के लिए 3% टैक्स था। उस पे इस बजट में गवर्नमेंट ने 1.5% यानी कि 50% ऑलमोस्ट उसमें कम कर दिया, तो बाकी सिर्फ अब 1.5% रह जाएगा। तो ये बहुत अच्छा रिलीफ है। एक दूसरा, जो प्रॉपर्टी 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की थी उस पे 3.5% टैक्स था, उसमें भी 1.5% कम करके बाकी 2% रह गया। और जो प्रॉपर्टी 10 करोड़ से ज़्यादा की थी उस पे 4% टैक्स था, तो उसमें भी 1.5% करके 2.5% रह गया। ये एक इफेक्ट है। उसके बाद दूसरा इफेक्ट जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है कि आपको पता है पिछले साल एफईडी लगी थी, जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी पे हर ट्रांसफ़र पे और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी उस पे फर्स्ट अलॉटमेंट में, और हमसे वो ले रहे थे जो टाउन प्लानर्स, तो उसको बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब मेरा वही सवाल था कि क्या ये जो एफईडी है ये रिड्यूस की गई है, 0% है या कुछ परसेंट है? इस पे थोड़ा सा रहनुमाई करें, इस पे गाइड करें, ताकि हमारी ऑडियंस जिनके माइंड में एक बैठा हुआ है कि यार इस एफईडी की वजह से जो है हमारा रियल एस्टेट, हमने बाइंग नहीं करनी, हमने कोई चीज़ बाय नहीं करनी, हमने कोई नई प्रोजेक्ट्स में नहीं जाना, तो उस पर थोड़ी सी रहनुमाई करें, उसके बारे में बताएं कि वो 0% हो गई है या ख़त्म हो चुकी है। जी अब्दुर्रहमान साहब, आपने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन किया है। आप मुझे क्योंकि फॉलो भी करते हैं और अक्सर मुझसे इसके टैक्सेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मेरे लेक्चर सुनते रहते हैं। उसमें एक वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, ओमिट।
ओमिट हो जाना ये होता है कि लॉ में किसी सेक्शन को सिरे से निकाल देना, अब उसका उधर वजूद ही ना रहना। ग्रेट, वेरी ठीक गुड, है, वेरी उसमें गुड। कभी तो वो वर्ड यूज करते हैं कि इसको रिड्यूस कर दिया गया, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, लेकिन ये है कि इसको सिरे से ओमिट कर दिया गया, इसका अब लॉ में वजूद ही नहीं रहा। तो ये इसमें चलें, जबरदस्त जी, बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगला आप फरमाइएगा कि ये जो हमारा एडवांस इनकम टैक्स है, क्या उसके अंदर भी कोई रिडक्शन आई है, कोई उसमें भी कोई परसेंटेज कम हुई है, या वो सेम ही रहेगा? सिमिलरली जो टीएमए टैक्स है, जो स्टैम्प ड्यूटी है, इनके ऊपर क्या, किस तरह से आप देख रहे हैं इन चीज़ों को? हाँ जी अब्दुर्रहमान साहब, मैंने पहले आपको जो बताया है वो एडवांस टैक्स बेसिकली उसके बारे में भी बता रहा था कि जो आप 3% एडवांस टैक्स करवाते थे, फिर एंड पे आपके वो एडजस्ट हो जाता था, वही विद होल्डिंग टैक्स है, यानी कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर जो लिया जाता है उसको कहते हैं कि विद हेल्ड वो कर लेता है। स्टैम्प ड्यूटी क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, टैक्सेस जो है इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ये फेडरल का टैक्स है, और जो स्टैम्प ड्यूटी है ये प्रोविंस का टैक्स है। अब जिस जगह हम मौजूद हैं ये पंजाब का क्योंकि है, तो इसमें पंजाब का जब बजट आएगा उसमें वो डिसाइड करेंगे, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद टेरिटरी जो है वो फेडरल के अंडर आती है, तो फेडरल ने उसमें 50% उसको कम कर दी है। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। और साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है प्रोविंसेस को कि आप भी कम करें ताकि इसको जबरदस्त, वेरी गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये भी। इसका मतलब है कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पंजाब के अंदर भी जो हमारी स्टैम्प ड्यूटी है, जो हमारा टीएमए टैक्स है, वो भी 50% तक रिड्यूस हो सकता है। यकीन है। चलें, बहुत अच्छी न्यूज़ है रियल एस्टेट के लिए। अच्छा आसिफ साहब, इस सारे सिनेरियो के अंदर जिस तरीके से आपने बजट को सारे को मॉनिटर भी किया, देखा भी, मैं व्हेन आई वाज कॉलिंग यू मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आपके साथ ऑलरेडी ऑन बोर्ड थे और वो बहुत सारे सवाल कर रहे थे, तो आप क्या देखते हैं, ये किस तरह से इसको सारे को आप देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनने जा रहा है आने वाले दिनों में रियल एस्टेट के ऊपर, कैसा इस इंडस्ट्री के ऊपर, चूँकि रियल एस्टेट एक मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री है गवर्नमेंट की। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की इकॉनमी में रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा रोल है। सो आप आने वाले दिनों में इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं, किस तरीके से डू यू थिंक कि रियल एस्टेट का बूम स्टार्ट होने जा रहा है? जी अब्दुर्रहमान साहब, अभी तो खुशखबरियां खत्म नहीं हुई थी, आपने पहले वो अगला क्वेश्चन आपका आ गया, अभी और खुशखबरियां हैं। आपने ये देखा कि एफईडी खत्म हो गई, स्टैम्प ड्यूटी कम हो जाएगी, एडवांस टैक्स जो था विद होल्डिंग वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज है जो आपके प्रॉपर्टी के बिजनेस को बहुत फ्लोरिश करेगी, वो क्या है कि जो लोग अपना पैसा बैंकों में रखते थे और उससे प्रॉफिट जो कमाते थे, उस प्रॉफिट पे पहले 15% उस पे टैक्स होता था, उसको गवर्नमेंट ने इस बजट में बढ़ा के 20% कर दिया। वेरी गुड। अब जब 20% वो उस पे टैक्स हुआ है तो यकीनन लोगों को जब टैक्स उधर ज्यादा देना पड़ेगा तो वो अपना पैसा निकाल के प्रॉपर्टी में लाएंगे। ये एक चीज है, एक बेनिफिट आपका जो अभी रह गया था। उसके अलावा एक गवर्नमेंट एक टैक्स क्रेडिट की टर्म्स आपका अक्सर वो आते होते हैं, सवाल आप पूछते होते हैं, तो उनमें ये भी अक्सर एक बात कर रहा होता हूं मैं टैक्स क्रेडिट की। टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि जब आपने किसी ऐसे अदारे को कोई डोनेशन दी हुई है जो रिकॉग्नाइज है बाय फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो उसकी वजह से आपका जो टैक्स पे हो रहा होता है ना, उस टैक्स में कमी आ जाती है। तो अब इसमें एक और रियल एस्टेट का और कंस्ट्रक्शन बिजनेस को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और इसमें बेनिफिट दिया है कि जो लोग 10 मरला तक का मकान या 200 स्क्वायर फुट का 2000 स्क्वायर फुट का फ्लैट खरीदेंगे उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मीन उनकी जो टोटल पेएबल बन रहा होगा ना टैक्स, उसमें भी कमी आ जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक और बहुत अच्छा जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत सारी बड़ी बड़ी न्यूज़ है रियल एस्टेट को लेके। अच्छा आसिफ साहब, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को किस तरह देखते हैं इस बजट को मद्देनजर रखते हुए, कंस्ट्रक्शन में क्या होने जा रहा है? बिकॉज मेरा ये इस चीज़ पे, मेरे समेत बाकी जितनी हमारी इंडस्ट्री के दोस्त हैं उन सब का बिलीव ये है कि कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेगमेंट है जिससे आपकी 40 इंडस्ट्रीज किसी ना किसी तरह वाबस्ता हैं। सो कंस्ट्रक्शन को कैसे देखते हैं आप आने वाले दिनों में? अब्दुर्रहमान साहब, यकीन करें मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठता हूँ, मैं सेमिनार्स में जाता हूँ जिसमें पॉलिसी मेकर्स होते हैं, मैं उनके लेक्चर्स सुनता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, तो उसमें मोस्टली वो डिस्करेज कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी के बिजनेस को कि इसमें जो है पैसा जो है इन्वेस्ट होके डंप हो जाता है, मोस्टली ऐसे होता है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना रिलीफ देंगे,
लेकिन वो बहुत अच्छा रिलीफ उन्होंने दिया। जैसा कि आपने मेरे पहले भी लेक्चर्स में सुना होगा कि मैं भी इस चीज़ में कहता होता था कि आप बजाय ज़रखेज़ ज़मीनें ज़ाया करके उनको प्लॉट्स करने की बजाय आप वर्टिकल जाएं, कि थोड़ी ज़मीन में आप बिल्डिंग्स बड़ी बनाएं और उन बिल्डिंग्स में आपको जो है ज़्यादा आबादी उसमें रह सकेगी और जगह कम ज़ाया होगी। कि गवर्नमेंट की जो हमारा बीइंग पाकिस्तान को अगर हम अपना घर समझें तो बेसिकली हमारे घर की हो रही है ना। जब इकोनॉमिस्ट तो सोच रहा होता है वो मेंटली पूरे मुल्क के बारे में सोच रहा होता है कि उसमें ज़मीनें जो हैं वो इस तरह से ज़ाया होती है। तो वो हमेशा पॉलिसी मेकर इस चीज़ को इनकरेज करते हैं कि वर्टिकल इसमें होना चाहिए। तो जिसमें जो आप बात कर रहे हैं यकीनन वो उसमें जब बिल्डिंगें हाई राइज बनेगी तो उनमें एक तो उसमें कम होगा, जगह कम ज़ाया होगी और फिर बाकी सबको उसमें रिलीफ भी मिल रहा है कि 200 स्क्वायर फुट का 2000 स्क्वायर फुट का अगर कोई फ्लैट खरीद रहा है तो उसको उस पर टैक्स क्रेडिट भी मिल रहा है। तो यकीनन इस में भी जो प्रोजेक्ट्स लोग कर रहे हैं उनको भी बहुत मुनाफा बख्श होंगे उनके। आसिफ साहब, मैं अभी एक जगह पे एक हेडलाइन पढ़ रहा था जिसके अंदर मेंशन किया गया था कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी खाम माल है उसके ऊपर भी टैक्सेस कम होने जा रहे हैं। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा सरिया है, जो हमारी सीमेंट है या जितनी भी बेसिक आइटम्स है जो एक कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं उनके ऊपर टैक्सेस और ड्यूटीज़ कम होने जा रही हैं और उससे भी कंस्ट्रक्शन का काम बूम की तरफ जा रहा है? अच्छा, इसमें जो आज का जो बजट है ना उसमें जो मेजर आइटम्स हैं उनके बारे में तो उन्होंने नहीं कहा कि इसमें कम होंगी, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जिन पे टैक्सेस ऑलरेडी थे ही नहीं, जैसे कि आप इसमें रेत यूज होती है, ईंटें यूज होती हैं, ये मतलब स्वाय सरिये के लेबर जो होती है उस पर भी नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं भी। जैसे आज फर्नेस हो रहा है, मतलब स्टील है, उसमें स्टील के बाद उसकी वुड आती है, वो जो भी काम हो रहे हैं, टाइल्स हैं सारी। तो यकीनन ये जो टैक्सेस में जैसे दूसरों में कम हुए हैं ऐसे कम होंगे तो और मज़ीद फ्लोरिश होगा। इट्स मीन कि जब अब पिछले साल टैक्सेस बढ़े तो गवर्नमेंट को कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम फील हुई, जिसमें सबसे मेजर थी कि हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस जो हमारे ओवरसीज लोग वो तो ये करते हैं कि इधर आते हैं, जब प्लॉट खरीदते हैं, जब फ्लैट खरीदते हैं, इधर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उन्होंने भी अपनी रेमिटेंसेस कुछ कम की उस पीरियड में। तो यकीनन गवर्नमेंट को जैसे फील हुआ कि ये टैक्सेस कम करने चाहिए, इसी तरह कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड बाकी में भी कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आसिफ साहब, एक बहुत बड़ा माइंडसेट है हमारे कंट्री के अंदर कि लोग कहते हैं यार कोई अपार्टमेंट खरीदने की बजाय, कोई प्लॉट खरीदने की बजाय, कोई घर खरीदने की बजाय पैसा उठाओ और बैंक में रख दो और सुकून से 10%, 12%, 14% जितना भी आता है वो आप इंजॉय करो। आपका पैसा भी उसी तरह पड़ा हुआ है, सेफ है और आपको परसेंटेज भी आ रही है। सो इस बजट के अंदर एक नुकता आप बता रहे थे, जैसे उसको थोड़ा सा और कोलैबोरेट कर दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो किस तरीके से एक आम आदमी को मजबूर करेगा कि वो पैसा बैंकों में रखने के बजाय रियल एस्टेट के अंदर डंप करें या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। जी अब्दुर्रहमान साहब, इसमें मेरे व्लॉग्स भी अक्सर आते रहते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। तलवार चौक से जब मैं ऑफिस की तरफ निकल रहा होता हूँ तो मैं वो जो कमर्शियल्स हैं, तो जब इसकी हम खरीदते हैं ना तो प्राइस उस पर लिखी आती है 38 लाख रुपया मेन की। ऐसे ही है ना, जब आप तो इसको बेहतर समझते हैं, आपने तो अपने हाथों से बेचे हैं। जी जी। तो अब वो 38 लाख रुपए वाली चीज को आज हम खरीदने जाए तो हमें वो कम से कम 14 से 18 करोड़ रुपए में मिलता है। ऐसे ही है ना। एग्रीड। तो अब ये आपने जिस बंदे ने बैंक में पैसा रखा है, गो के वो प्रॉफिट लेके उस पे खा रहा है, लेकिन वो पैसा उतने का उतना है। एक तो पहले डिवैल्यूएशन हो रहा है, उसके पल्ले कख नहीं बचा, और ये उसने कभी भी वो 14 करोड़ तो उसने प्रॉफिट नहीं लिया होगा। एक तो ये मेजर चीज है जिसमें वो वैल्यूएशन उसकी डिवैल्यू होता है, प्रॉपर्टी आपकी वैल्यू बढ़ती है, एक चीज। और दूसरी, इस बजट में जो स्पेशली इसमें किया कि उनका टैक्स, और फिर ये ऐसा टैक्स है कि इसको आप ना तो अवॉइड कर सकते हैं ना अवॉइड कर सकते हैं। बैंक ने आपको प्रॉफिट देना ही तब है जब पहले उसने टैक्स काटना है। तो वो 5% बड़ा मेजर इसमें होता है कि 15% पहले कट जाता था, वो कट के मिलता था, तो अब आपका 20% कटेगा, तो वो तो नुकसान होगा यकीनन बैंकिंग इंडस्ट्री को उसके। तो फिर वो लोगों को लिए मैं तो हमेशा पहले से ये मशवरा देता हूँ, लेकिन अब तो उन पे फर्ज हो गया है कि वो अपना पैसा निकालने और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। आज़िज़ साहब, एंड पे मुझे काइंडली ये जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, हमारे जितनी ओवरसीज कम्युनिटी है, उनके लिए ये बजट कितना को फ्रूटफुल है, कितना को उनको मोटिवेट करेगा
कि वो अपना पैसा उठाएं और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें और स्पेशली रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें? जी अब्दुर्रहमान साहब, मैं क्योंकि जब फाइनेंस को और इकोनॉमी को देख रहा होता हूँ, मैं तो लिटरेचर पूरी दुनिया का पढ़ रहा होता हूँ ना। अब पूरी दुनिया का लिटरेचर पढ़ने से या उनकी ऑब्जर्वेशन लेने से आपको ये पता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनमें हमारे ओवरसीज जो हैं अपने नाम पे प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीद सकते। अब उनका मसला ये है, गो कि वो रह रहे हैं, बड़े एंजॉय कर रहे हैं, उनको फैसिलिटी है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी वो किसी के नाम पे खरीदते हैं। अपना वो जो उसका अमीर होता है जिससे वो जिसके वीज़े के थ्रू गए होते हैं। लेकिन अब जैसे सिचुएशन नफसा नफसी का दौर हो रहा है, तो आप इसमें मैं नहीं समझता कि किसी पे इतबार करके अपना सब कुछ एक ऐसी जगह पे रख दें जिस पे कल को वो कहे जी जाएं, आपका तो कुछ है नहीं। और होता है हमारे पास रोजाना ऐसे आती हैं ना पार्टियां जिनके आपस में डिस्प्यूट इस वजह से होते हैं। तो मैं समझता हूँ स्पेशली जो अरब रियासतों में हमारे ओवरसीज रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो हमारी अल्टीमेटली जो एक बीइंग जब हमारे बुजुर्ग बन जाते हैं वो, तो उनका दिल होता है कि अब हम पाकिस्तान में रहें। आपने देखा है हमारे बैरिया टाउन में तो बहुत ओवरसीज रहते हैं। तो इसलिए, और एक और बात आप ज़हन में रखें, जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पाकिस्तान में बढ़ती है इतनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं बढ़ती। बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि उसमें पैसा डिवैल्यू नहीं हो रहा होता। और ये जो हमारे ओवरसीज दोस्त हैं वो तो इस तरह से हिसाब कर रहे होते हैं कि जब डॉलर ये जनाब 100 रुपीज़ का था, मैंने घर लिया था, ये मुझे मिला था 50 लाख का, आज ये घर हो गया 5 करोड़ का और डॉलर जो है आज इतने का है। तो वो उनको तो इससे भी प्रॉफिट हो रहा होता है। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन यही था करेंसी की डिवैल्यूएशन के ऊपर। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? मेरा चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 80% बिजनेस सारा ओवरसीज के साथ है, और ओवरसीज का एक ही कंसर्न है कि यार ये जो डॉलर की डिवैल्यूएशन है, ये जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है, इसकी वजह से मुझे तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, मैं तो नुकसान में बैठा हूँ। तो इस नुक्ते को आप किस तरीके से एड्रेस करते हैं? इसमें एक तो अब्दुर्रहमान साहब, अगर आप पिछले 2 साल से देखें तो उसमें बिल्कुल रुपया डिवैल्यू नहीं हुआ, वो 280 के करीब खड़ा है और 280 पे ही है, आपको पता है। दूसरा, आपको ये हमारा जो अब मोरल हाई हुआ है, ये रिसेंट जो जंग गुजरी है जिसमें पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 पे आपको पता चली गई है, और आर्म्ड फोर्सेस का मोरल जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ख़राब किया हुआ था आर्म्ड फोर्सेस का, वो मोरल यकदम वो 180 डिग्री पे ऊपर को गया है। और पाकिस्तानियों का बाहर बैठे वो खुश हैं इतने कि जनाब हमारा मुल्क जो है इतना ताकतवर और इतना वो, पहले तो ये सोचते थे ना कि जी आज पाकिस्तान टूट रहा है, कल पाकिस्तान टूट रहा है। जब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी ताकत को जनाब उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उनका मोरल बहुत हाई हो गया। वो जो आप बात करते हैं कि पहले थोड़ा मोरल डाउन था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो अप हो गया है और अब डिवैल्यूएशन भी नहीं हो रही। चले, ज़बरदस्त जी। आसिफ साहब, ये बिल्कुल वाकई मैंने फील किया, बिकॉज लास्ट मंथ मैं 15 से 20 दिन के लिए गल्फ में था, जिसमें बहरीन था, जिसमें दुबई था। तो मैंने देखा हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का मोराल इस टाइम वल्ला बहुत आई है। दे आर मोर देन हैप्पी, दे आर मोर देन हैप्पी। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ये बजट अनाउंस कर दिया है, जितनी ज़बरदस्त किस्म के रिडक्शन की गई है टैक्सेस के अंदर, जिस तरीके से गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने जा रही है, इंशाल्लाह रियल एस्टेट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान चूंकि एक रियल इकॉनमी है, सो बिजनेस इंशाल्लाह फ्लोरिश करेगा। आसिफ साहब, आपके टाइम का, आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। और बाकी फर्दर किसी भी किस्म की डिटेल के लिए, इस वीडियो से रिलेटेड की फर्दर क्वेश्चन के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इससे मिलती जुलती वीडियोज़ के अंदर। अल्लाह हाफिज़।